चलिए विद्यार्थी, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। औद्योगिकरण ने हमारे कहता भारत औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया था कि विद्यार्थी उनके पास दैनिक उपभोग जो हमारे डेली की आवश्यकता के सामान के खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। अर्थात दैनिक औद्योगिकरण हमारा इस प्रकार प्रभावित हुआ कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग बंद हो गए, साथ साथ में इनको नौकरी नहीं मिली, या नौकरी नहीं मिली, जिनको नौकरी मिली तो ज्यादा समय काम लिया जाता था और बहुत कम मजदूरी मिलती थी। इस सब के कारण विद्यार्थी क्या होते थे, उनकी स्थिति और दिन प्रतिदिन दयनीय होते चले गए। अतः मजदूरों ने आंदोलन का रुख लिया। इन लोग क्या करने लगे, आंदोलन। अब इनके पास एक भूखे मरने, लेनिन का एक अपनारा भूल गए, हिटलर भी यही बात बोला था, भूखे रह के मरने से अच्छा है कि लड़ो और जीत गए तो भोजन की व्यवस्था होगी और ऐसो आराम की व्यवस्था हो गई, और ऐसे तो भूखे मरिए रहे हैं। और अगर विद्यार्थी बिना लड़ने संघर्ष करने अगर मर जाएंगे तो विद्यार्थी आपको ऐसे भी आपका जीवन बेकार हो जाएगा, लेकिन बिना संघर्ष करके मरे तो उस कंडीशन में एक मानवता जीवन जीना भी बेकार है। अर्थात मानव बने हो तथा संघर्ष आपका जीवन का लक्ष्य है, चाहे आप परीक्षा पास करने के लिए संघर्ष करते हैं या किसी प्रकार से। अतः जो मजदूर बेरोजगार हुए, उनके कुटीर उद्योग छीन लिए गए, उन्होंने क्या किया, संघर्ष का रास्ता अपनाया और अतः मजदूरों ने आंदोलन का रुख लिया। 1830 से 1848 के मध्य मजदूरों ने संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लंदन में आंदोलन किया। यद्यपि कहाँ आंदोलन किया, लंदन में। यद्यपि 1832 ईस्वी में सुधार अधिनियम पारित किया गया। और जब किसी चीज का आंदोलन होता है तो सरकार उस पर थोड़ी सोचती है, अतः सुधार अधिनियम को क्या किया गया, पारित किया गया। लेकिन श्रमिकों को कोई इससे लाभ नहीं हुआ, यहाँ तक कि उन्हें मतदान का भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। देखो मजदूरों को क्या दिया गया, मतदान का भी अधिकार नहीं दिया गया। कम से कम वोट देने का अधिकार तो देते, जिसमें हम अपने नेता को चुन सकते थे। वोट कौन कौन देगा, जैसे देखिए आप एक सिंपल उदाहरण समझ सकते हैं, टैक्स का चुनाव। पैक्स के चुनाव में विद्यार्थी, पैक्स वाले लोग उसी का नाम जोड़ता है जिसको जो उसके पक्ष में रहता है, अर्थात जिससे उम्मीद है कि वो उसको वोट दे सकता है। कहता है कि अतः लंदन श्रमिक संघ की नेतृत्व में 1833 ईस्वी में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन बार-बार आए हैं एग्जाम में, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, कहां हुआ था, लंदन में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, मजदूरों द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1838 ईस्वी में किया गया था। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, 1838। कहां हुआ था, लंदन में। किसके द्वारा किया गया था, मजदूरों के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन को मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले मजदूर संगठित होकर आंदोलन नहीं किए थे। अभी तक मजदूर असंगठित रूप में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इस वक्त आंदोलन जो हुआ संगठित रूप में, उस काल में इस आंदोलन को सफलता नहीं मिली। कहता है आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, परंतु आगे चलकर इसके अधिक लोकप्रियता हासिल हुई। लेकिन ये आंदोलन के बाद लोगों को ये तो पता चला कि आंदोलन से कुछ तो प्रॉफिट है। जो हमें मांग इंडिविजुअल रूप में कर रहे थे, अगर संगठित रूप में मांगी करें तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट हमें प्राप्त होने वाला है। स्वयं संसद के सदस्यों को मजदूरों की मांगों की पूर्ति के लिए प्रयास करने पड़े। अतः सन 1918 में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष जो वयस्क थे को मतदान का मताधिकार प्रदान किया गया। सोचो विद्यार्थी, आपसे बार-बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले स्त्रियों को समझे कि मान लें कि स्त्री पुरुष को व्यस्क मताधिकार किस देश में दिया गया था, तो ये कौन देश था, इंग्लैंड में। व्यस्क मताधिकार क्या होता है, आपके देश में व्यस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, 18 वर्ष। एक निश्चित उम्र सीमा की उम्र के जो भी हो, गरीब हो, मजदूर हो, अमीर हो, सबको वोट देने के अधिकार दिए जाएंगे। तो स्त्री पुरुष को व्यस्क मताधिकार का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया, इंग्लैंड ने। कब दिया, 1918 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहां के मजदूर दल की सरकार बनी, जिसने उनके हितों की रक्षा करनी शुरू की। ये बातें तो सत्य है विद्यार्थी कि आपके ही समाज से अगर कोई व्यक्ति आपको अगर सिंहासन की कुर्सी पर बैठता है तो कम बेसी वो आपके जगह पर रहकर उन कमियों को झेला है, अतः आप उनके निराकरण के लिए कुछ न कुछ हल करेगा। अतः कहता कि मजदूर दल की सरकार वहां पे क्या हो गई, बन गई, जो उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ अच्छे कई नियम कानून बनाए। भारत में 1850 ईस्वी के बाद का काल भारतीय श्रमिक वर्ग
का आरंभिक काल माना जाता है। भारत में काल आरंभिक श्रमिक काल का माना जाता है 1850 ईस्वी के बाद से। कहता भारत में उद्योगों की स्थापना, मजदूरों की संख्या में वृद्धि, आगे चलकर भारतीय श्रमिक वर्ग को काम मजदूरी, लंबे समय काल, घंटे मिलों में अस्वस्थ वातावरण, बच्चों से काम लेना तथा महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी नहीं देना, इस समान सुविधाओं को भी उपलब्ध नहीं कराने की समस्या को झेलना पड़ा और इसके लिए हमने आंदोलन किया। देखिए, हम भारतीयों, आंदोलन कब होती है? जब आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती है, आपके अधिकारों का शोषण होता है, हनन होता है, आपको जो चाहिए जिन बाधाओं के अकॉर्डिंग आपको हम अपने पास जोड़े हैं, या मान लें कि यहाँ कोचिंग में हम आपको जो अपने साथ जोड़े पढ़ाने के करें कि हम आपको 10वां क्लास पढ़ाएंगे, लेकिन आपको 10वां क्लास न पढ़ा के इधर उधर की बातें करें, कुछ और कहानियां सुनाएं, तो क्या करेंगे आप? आंदोलन करने के लिए बात हो जाएंगे, बहिष्कार क्लास करने के लिए बात हो जाएंगे। उसी प्रकार हमारे 1850 के बाद हमारे देश में जब विद्यार्थी औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ, श्रमिक वर्ग, भारतीय श्रमिक वर्ग का काल आरंभ हुआ, तब विद्यार्थी हमारे देश में मजदूरों को क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी। सबसे पहला समस्या था कि कम मजदूरी दिया जाता था। दूसरी बात, लंबे समय तक कार्य किया जाता था, मिलों में अस्वस्थता का वातावरण था, कोई सुविधाएं का व्यवस्था नहीं होला, बाथरूम पूर्णतः गंदा, जाओ तो विद्यार्थी वैसा ही, वातावरण साफ सफाई की कोनो ध्यान नहीं। फिर कहता है विद्यार्थी, महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी नहीं देना। महिलाएं जो थी, अगर मान ले कि एक महिला अगर विद्यार्थी 5 टोकरी को बनाती है 1 घंटा में, एक पुरुष भी 5 टोकरी को 1 घंटा बनाता है, पुरुष को अगर हम 200 रुपया दे रहे हैं तो महिला को विद्यार्थी 100 या 50 रुपया में खटा रहे हैं। सेम ही काम दोनों द्वारा संपादित हो रही है, लेकिन समान मजदूरी नहीं देना जो सबके लिए निर्धारित थी। साथ ही समान सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने की समस्या को झेलना पड़ा। इसके अतिरिक्त शासन से उत्पीड़न, साथ साथ में आपका विद्यार्थी शोषण अलगे, मिल मालिक आपको सताएगा जे अलगे। भारतीय मजदूरों को झोंक उत्पन्न हो गया, इनके मन में क्या हो गया? धीरे धीरे मिल मालिकों के द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ इनके मन में किसी प्रकार की क्या होने लगी? ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी, तनाव उत्पन्न होने लगा। अतः उन्होंने मिल मालिकों एवं अपनी वैश्विक शोषण के खिलाफ आंदोलन की योजना बनानी शुरू कर दी। इस कार्य के लंकाशायर के कपड़ा मिल के मालिकों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया। कहता है कि इसी में से एकाध वो ऐसा माल। देखो, सबसे पहले किसी आंदोलन को करने के लिए एक बातें हैं, जिस संगठन के खिलाफ तुम आंदोलन कर रहे हो ना, उसी संगठन के कोई लोग क्या करें? आपका साथ दे दे, ठीक है ना? कोई आपका साथ दे दे। तो लंकाशायर के कपड़ा मिल के मालिक ने ही पहले मजदूरों को साथ दिया। नहीं, आंदोलन होना चाहिए, जब मालिक ही कह रहा है आंदोलन होना चाहिए तो मालिक तो बाद में, मजदूर तो पहले से उसके लिए तैयार था और इसका साथ दिया। उसकी स्थिति की सुधार की मांग की ब्रिटिश सरकार से की। किससे की? उस वक्त ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं उद्योगों पर अपना नियंत्रण स्थापित रखता था, अतः इससे की। क्योंकि उन्हें डर था कि सस्ती मजदूरी होने के कारण भारत का उद्योग उनका प्रतिद्वंदी न बन जाए। सन 1875 ईस्वी में उनकी मांगों के आधार पर एक आयोग की नियुक्ति हुई। अंग्रेज लोग बड़ा चतुर था, जब भी कोई भी हम डिमांड या मांग करते थे ना, तो एक संगठन को बना देता था और वो कहता था, पहले नियुक्ति करता था, उसके माध्यम से मामला को दबा देता था। तो कहता है कि 1875 ईस्वी में जब मजदूर मिल मालिकों के सहयोग से जब सरकार से कोई मांगे रखी गई, और मिल मालिक भी क्यों मांगा? क्योंकि विद्यार्थी मिल मालिक क्या है तो वो भी सोचता था कि हमारा सामान बिके और उसका प्रतिद्वंदी हम बने, क्योंकि अंग्रेजी वो सामान बना के पहले से बेच रहा है और हम भी बेच रहे हैं, तो हमारा सामान लोग क्यों खरीदेगा? अर्थात उसे संस्थाओं का कोई हम पर जो बंदिश लगाया हो उसको हटाया जाए। एक कैसे हम केले कहेंगे तो सुनेगा नहीं, अतः मजदूरों का यूनियन लेके चलो। और मजदूर पहले से इसके तैयार था और विद्यार्थी इससे कहता है कि आधार पर एक आयोग की नियुक्ति किया गया। इस आयोग ने क्या किया? जिसके प्रतिवेदन के आधार पर सन 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट को पारित किया गया। फैक्ट्री एक्ट को कब पारित किया गया? 1881 ईस्वी में। क्यों पारित किया गया? कुछ सुधार के लिए कि फैक्ट्री में किन किन सुविधाओं के साथ मजदूरों को काम करवाना है। या वाले की क्लास हम बना रहे हैं, कोचिंग स्थापना करते तो सरकार नियम बनाती है कि किन किन सुविधाओं के साथ कोचिंग का व्यवस्था होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सब से बेंच व्यवस्था होनी चाहिए, 2-2 गेट रहने चाहिए, निकासी गेट, एंट्री गेट अलग अलग होने चाहिए, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की सुविधा होना चाहिए, बाथरूम की साफ सफाई होनी चाहिए। यानी ये सब समस्याओं पर कहीं ना कहीं चर्चा, अर्थात फैक्ट्री में किन किन सुविधाओं के साथ मजदूरों को कितने घंटे काम करने हैं, इसीलिए फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। कितनी न्यूनतम मजदूरी देनी है
कितने घंटे काम की, कितनी मजदूरी। इसमें से देखिए क्या हुआ, इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने के लिए बाध्य नहीं रखा जा सकता है। जो बच्चा 7 वर्ष से कम उम्र का है उसको आप फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं रख सकते। अगर 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर काम कर रहा है तो फैक्ट्री में आपके फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने का घंटा तय, जो 12 वर्ष से 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके काम करने के घंटे निर्धारित होंगे। इनको ज्यादा सोना है, इन्हें 16 घंटा इससे आप काम लीजिएगा। इस बच्चे को 8 घंटा 10 घंटा सोना है, नहीं सोएगा तो बच्चा अस्वस्थ हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। अर्थात उनसे आप कितना काम लेंगे, कितने घंटे काम लेंगे निर्धारित की गई। महिलाओं के भी काम के घंटे एवं मजदूरी को निश्चित किया गया। महिला जो काम कर रही है हो सकता है कि थोड़ा सा अपेक्षाकृत पुरुषों से काम करे तो थोड़ी सी उनकी कम मजदूरी निर्धारित कीजिए, लेकिन एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कीजिए जिस मजदूरी पर आप उनको सैलरी के लिए आप उनको देने के लिए बाध्य हो, और समय पर आप उसको इतना घंटे के बाद आप उनको छोड़ेंगे। फिर भी मजदूरों का असंतोष दिखाई, क्योंकि पहली बार हमने आंदोलन किया, आंदोलन सफल रहा, हमारी मांगे पूरी हुई तो हमारी लालच बढ़ गई, हम असंतोष में थे, अर्थात हम संतुष्ट नहीं हुए, हम कुछ और चाहते थे जो हमें ना मिला। अतः जब 1882 और 90 के बीच मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी में 25 हड़तालें दर्ज की गई, और जब हमने देखा कि मांग करने से, हड़ताल करने से कुछ होता है तो ये बार बार क्यों नहीं, पढ़ने से परीक्षा अच्छे से पास किया जा सकता है तो ज्यादा क्यों ना पढ़ा जाए। एक रात अगर जगने से, एक रात अगर पढ़ने से 6 घंटा, आधा से मतलब एक आध चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो विद्यार्थी प्रत्येक रात क्यों नहीं जगी जाए। अर्थात लगभग में यहाँ पे आंदोलन की बातें को लेकर हुई। 1882 से 90 के बीच में आंदोलन विद्यार्थी कम से कम 25 हड़तालों को देखा गया, दर्ज किया गया। एक मजदूर असंगठित थे, लेकिन बस अंतर यही रह गया कि संगठित रूप में नहीं थे। जैसे 1853 का हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन असंगठित आंदोलन था, एक साथ पूरे देश में सब तरीके से नहीं हो पाए और सबने आपस में मिलकर करता तो उसी साल हमारा देश आजाद होता। लेकिन जो विद्यार्थी असंगठित थे तो थोड़े थोड़े दबते थे, उस मामले को दबा दिए जाते थे। गांव से आए थे कुछ, इसमें जो मजदूर थे वो कहां से थे, गांव से आए थे, ज्यादा दिन शहर में नहीं रह सकते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं थी, कुछ समय तक उद्योगों में लगकर अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते थे, सुधार नहीं आने की स्थिति में कारखाना छोड़कर वापस लौट जाते थे। ये मजदूर कौन थे, परमानेंट कमाने नहीं आए थे, अपने कुछ दिन सुधार के लिए कोई फैक्ट्री छोटे मोटे काम दिया, कुछ ही दिन के लिए शहर में रहे, हमेशा इनकी मजदूरी पेशा नहीं थी, और ऐसा नहीं सुधार हुआ फैक्ट्री में काम करने के बाद भी तो वापस अपने गांव लौट जाते थे। अर्थात ये आंदोलन असंगठित रूप में चल रहा था। धीरे धीरे असंगठित मजदूर राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन बनाना शुरू कर दिए, और कहता है कि 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC की स्थापना हुई। बार बार पूछा जाएगा AITUC का फुल फॉर्म और AITUC का स्थापना कब हुआ था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई थी। संक्षेप में हमको इसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहेंगे। इंग्लिश में लिखा रहेगा, कभी कभी अपना विद्यार्थी हिंदी में नहीं याद रहेगा ना तो इंग्लिश से जाकर सर्च मारना, लेकिन सब इसी से मिलता जुलता रहेगा, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, पढ़ना अति आवश्यक है। कहता विद्यार्थी और कहता कि स्थापना की गई और लाला लाजपत राय इसके प्रधान बनाए गए। लाला लाजपत राय को इनका क्या बनाया गया, प्रमुख बनाया गया, और सन 1920 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गठन ने श्रमिकों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका बना दिया। अभी तक जो हमारा आंदोलन जो चल रहा था मजदूरों का, ये सिर्फ किसी क्षेत्रीय राष्ट्रीय हुआ, लेकिन अब है विद्यार्थी 1920 में ILO की स्थापना हुई। पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई, 1920 ईस्वी में। कहता विद्यार्थी सन 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम। अब कहता कि धीरे धीरे मजदूरों की मांगे बढ़ती जा रही थी, अतः मजदूर संघ अधिनियम का पारित किया गया 1926 ईस्वी में। अब कहता विद्यार्थी
मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? ज्यादा नहीं बोलना। अब सही है, ठीक है ना? गलत ऑप्शन टच में आ गया था। अब कहा था विद्यार्थी 1926 से मजदूर संघ अधिनियम को पारित किया गया, जिसके द्वारा पंजीकृत मजदूरों संघों की मान्यता प्राप्त की गई। जो मजदूर रजिस्टर्ड थे उन मजदूरों का विद्यार्थी किया गया, पंजीकरण किया गया, रजिस्ट्रेशन किया गया। आज भी देखिए भारत सरकार क्या कर रही है, श्रमिक कार्ड बना रही है और विद्यार्थियों का एक नया कार्ड बना, अपार कार्ड। अपार कार्ड, पहले आधार कार्ड बनाया, अब ये अपार कार्ड बनेगा। इसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंट ऊपर रजिस्टर्ड रहेगा, आप कौन स्कूल में पढ़े, कहां तक डिग्री ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी सरकार एक ऐसी आइडिया, पहले क्या था, एक विद्यार्थी कई बार एग्जाम दे रहा था, आज क्या है, आधार कार्ड से उसकी उम्र लगातार बढ़ती, चेंज नहीं होता जल्दी, और चेंज कराने बहुत बड़ा समस्याएं हैं। जिसके द्वारा पंजीकृत मजदूरों को मान्य संघों को मान्यता प्राप्त की गई। 1929 ईस्वी में घोर मंदी, पहले बार आपको 1929 का आर्थिक मंदी, 33 का 1929 के घोर मंदी के हड़तालों द्वारा ना तो मजदूरों की मजदूरी को ही गिरने से रोका जा सका और ना ही श्रमिकों को छटनी से रोका जा सका। 1929 के आर्थिक मंदी ने मजदूर मालिकों का मिल मालिकों को भी स्थिति खराब कर दी। अतः जहां पे किसी फैक्ट्री में अगर 100 मजदूर काम कर रहे हैं तो वहां पे विद्यार्थी 90 को बिना कारण बताए निकाला गया। कितना हड़ताल कर लीजिए कुछ नहीं होगा, हम फैक्ट्री चलाएंगे ही नहीं, और चलाएंगे तो 10 लोग रखेंगे, क्योंकि आपको पेमेंट कहां से देंगे, सामान बिक नहीं रहा। मंदी ने सबको प्रभावित किया। अतः मजदूर तो उससे सबसे ज्यादा जो स्थिति तनी मान लीजिए 2-4 रुपया मिल रहा था वो छीन लिया गया रोजगार। अब कहे तो क्या करे। अतः इस काल में मजदूर संघों में कहता कि मजदूर संघों में फूट पड़ गई। अब कहता कि हड़ताल करने से भी कुछ नहीं हो रहा था, तो क्या होगा, संगठन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हड़ताल करने से अभी तक फायदे हो रहे थे, लेकिन मंदी ने क्या किया, ये भी अतिभाव को हटा दिया। अतः भारत में अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के जोड़ों पर था। साम्यवाद की लहर रूस में भारत की तरफ आ गई थी। अतः साम्यवाद समान रूप से सबको सब सुविधाएं प्राप्त हो, ये लहर भारत तक रूस से पहुंच चुकी थी। अब कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका की शुरुआत हो गई। मजदूर वर्ग के लोग उसके साथ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए, क्योंकि साम्यवादी मजदूर वर्ग की स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका पर बल देते थे। कहता है विद्यार्थी जो साम्यवादी थे किसी न किसी रूप में क्या थे, कहता है कि किस पर बल देते थे, राजनीतिक भूमिका पर भी अपना कहीं वर्चस्व स्थापित रखते थे और उसमें सहयोग करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम्बई, कानपुर, कलकत्ता, डिगबोई, झरिया, जमशेदपुर और धनबाद में मजदूरों में महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल किया। कहता कि विद्यार्थी सब क्षेत्रों में जहां उद्योग की स्थापना थी, इन क्षेत्रों के मजदूरों ने क्या किया, बड़े स्तर पर हड़ताल किया, महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने इन मजदूरों ने अपने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन करते हुए औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। जो दूसरे देश हमारे पर इंग्लैंड सब शासन कर रहे थे, कहता भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान 1942 ईस्वी में इन मजदूरों ने जमकर आंदोलन किया और आंदोलन करके इन्होंने क्या किया, औपनिवेशिक शासन का ही विरोध कर दिया कि जो आप गैर लोकतांत्रिक देश के लोग आप हमारे देश में शासन कर रहे हैं, आप अपना शासन हटाइए, हम लोग शासन स्वयं करेंगे। कहता है कि यहाँ तक हो गया, शासन का विरोध किया। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। लगभग सभी जगह से मजदूर दलों में, औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की आर्थिक स्थिति उपनिवेशिक विरोध का संघर्ष के साथ जोड़ने की कोशिश की। कहता कुछ देश में हमारी मांगे भी थी कि हम स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी मांग कर रहे थे। अतः जब सभी जगह फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल जब चालू रखा तो विद्यार्थी कहीं न कहीं इसका बल पूरे मजदूर यूनियन क्या होने धीरे धीरे संगठित होने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत का विभाजन हो गया। कहता हमारे लिए काली रात, जिसको अंधेरी रात भी के नाम से भी हम लोग समझते हैं, 14 अगस्त की रात को हमसे हमारा ही एक बड़ा सा अंग काट दिया गया, जिसका नाम के रूप में पाकिस्तान का रूप का दर्जा मिला। तो विद्यार्थी कहता कि भारत का विभाजन हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही। इसके तुरंत बाद भारत में बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि बंटवारा पहले से
चुनौती बनी। दूसरी बात, घर की स्थिति कुछ था नहीं अच्छी, क्योंकि सब तो अंग्रेज लूट कर ले गए थे, सब अंग्रेज लूट कर लेके गए थे। भाई हमको शासन दे दिया, तुमको कुर्सी पर, बड़ा कुर्सी पर बैठा दिया, परिवार चलाओ, और न घर में न राशन हो, न पानी हो, और न पैसे हो, तो कैसे चलाओगे देश को? ये हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या बनी। कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हम माने थे कि हम देश आजाद होगा ना, हमको शासन मिलेगा ना, तो हम अपने देश के जनता की स्थिति सुधार पाएंगे, लेकिन जस्ट इसके विपरीत हुई कि जो शासन से पहले स्थिति थी उससे भी बदतर होने लगी। कहता कि मजदूर संगठन 3 भागों में बढ़ गए। मजदूर संगठन कितने भागों में बढ़ गए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? 3 भागों में। और पहला भाग कौन सा थे? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन INTUC, दूसरा हिंद मजदूर संघ HMS, और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस UTUC। कहता जो मजदूर संगठन होकर, संगठन से पहले देश आजाद से पहले जो लड़े थे संगठित होकर, इन लोगों में विभाजन हुआ और ये 3 भागों में विभाजित हो गए। पहला का नाम था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरा था हिंद मजदूर संघ, तीसरा था यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। मजदूरों के आजीविका, उनके अधिकारों के ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। पूछा जाएगा न्यूनतम मजदूरी कानून को कब पारित किया गया? 1948 ईस्वी में। कब पारित किया गया? 1948 ईस्वी में, जिसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कहता है कि जब देश ने पंचवर्षीय योजना बना के 5 साल में विकास कार्य के लक्ष्य को निर्धारित किया गया, तो इसमें कहता है कि इस बात को भी हमने विद्यार्थी क्या बनाया? महत्वपूर्ण स्थान दिया गया कि मजदूरों की स्थिति सुधार हो। दूसरी योजना में यहाँ तक कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी उनकी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा न कर सके, बल्कि कुछ और अधिक हो। यानी अब है दूसरी पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय योजना धीरे धीरे सफल हुआ, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने सोचा कि अब पेमेंट उतना ही नहीं देनी चाहिए जितना से सिर्फ खाली अपने घर की स्थिति को चला सके, थोड़ी बचत कर सके, कुछ सामान खरीद सके, ऐसे करके इतनी मजदूरी कम से कम होनी चाहिए। अतः इसमें वह अपनी कुशलता को बनाए रख सके। तीसरी योजना में मजदूर बोर्ड स्थापित किया गया। तीसरी योजना में किसको स्थापित किया गया? मजदूर। तीनों पॉइंट को फिर से हाईलाइट करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण दिया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस बात को कम से कम आर्थिक स्थिति को सुधार सके, कुछ अपनी जीविका चला सके। दूसरा में क्या किया? न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई। तृतीय में क्या किया गया विद्यार्थी? कहता कि कुछ और स्थिति अच्छी हो, और द्वितीय में ही था विद्यार्थी मजदूरी केवल ही गुजारा न कर सके बल्कि इससे कुछ और अधिक हो। और तीसरी योजना में मजदूरी बोर्ड स्थापित किया गया। ये मजदूरी को निर्धारित करता था, साथ साथ में बोनस। जो मजदूर डेली आपको काम करने के लिए आएगा, इससे उनको क्या प्राप्त होगा? बोनस। यानी आप प्रतिदिन क्लास आते हैं तो आपको कुछ ज्यादा लाभ होता है। उसी प्रकार का कोई मजदूर अगर प्रतिदिन हमारे की नियमित रूप से लगातार काम करता है, उसके वर्क एफिशिएंसी अच्छी है, उसको कुछ बोनस दिया जाएगा। इससे क्या होगा? काम करने की क्षमताएं और बढ़ जाएगी। मजदूरों की स्थिति में सुधार है तो सन 1962 ईस्वी में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित किया। कहता 1962 ईस्वी में केंद्र सरकार ने किस आयोग की स्थापना की? राष्ट्रीय श्रम आयोग को। इस श्रम आयोग क्या था? मजदूरों की स्थिति को देखता था, क्या किस प्रकार का मजदूर कोई कंपनी स्थापित कर रहा है तो मजदूरी कैसे देनी है, कितनी देनी है, कितने घंटे तक काम करना है, ये सब श्रम आयोग देखेगा। इसके द्वारा मजदूरों को रोजगार देना है, उनकी मजदूरी को सुधार करने का प्रयास किया गया, अर्थात मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना है। इस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उद्योग में लगे मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। चूंकि औद्योगिकरण के दौर में पूंजीपतियों का उनका शोषण किया जाता था। कहता औद्योगिकरण के दौर में पूंजीपतियों द्वारा किसका शोषण किया जाता था? मजदूरों का। किसका शोषण करते थे विद्यार्थी? मजदूरों का। जिस पर सरकार ने धीरे धीरे श्रम आयोग बोर्ड द्वारा यह स्थापना करके उनकी स्थिति को सुधारने के प्रयास किए गए। इसमें एक नई बातें आई जो अभी तक अंग्रेज हमारे देश में समाप्त कर चुका था। कुटीर उद्योग, छोटे छोटे लघु उद्योग को महत्व दिया गया, उनकी उपयोगिता को फिर से बढ़ावा दिया गया। इसमें सरकार कुछ बोनस पैसे सपोर्ट करती थी या बैंक द्वारा या किसी माध्यम से। कहता यद्यपि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में भारत के कुटीर उद्योग को काफी क्षति पहुंचाई गई थी, मजदूर आजीविका को प्रभावित किया गया था, परंतु इस विषम परिस्थिति
इस विषम परिस्थिति इस विषम या विपरीत परिस्थिति में भी गांवों एवं कस्बों में यह उद्योग क्या था, पुष्पित एवं पल्लवित होता रहा। कहता है कि इतना होने के बाद भी कहीं न कहीं किसी न किसी छोटे स्तर पर आज भी वो उद्योग फल फूल रहे थे, अर्थात चल रहे थे। उस उद्योग को और बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा लोगों को सिखाया जाए, उससे ज्यादा लोग अपनी जीविका पा सके। जन साधारण को इससे क्या होता है, जन साधारण को लाभ पहुंचता है। राष्ट्रीय आंदोलन विशेषकर स्वदेशी आंदोलन के समय इस उद्योग को अग्रणी भूमिका रहा था। इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, अर्थात ठुकराया नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल हैं। कहता कि भारत में जिस प्रकार बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या है, इसको नियंत्रण और बैलेंस करने के लिए इसके आधार है लघु एवं कुटीर उद्योग, इसको बढ़ावा दिया जाए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते हैं। कुटीर उद्योग उपभोक्ताओं, कहता कुटीर उद्योग उपभोक्ताओं वस्तुओं अत्यधिक संख्या को रोजगार एवं राष्ट्रीय आय अत्यधिक समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। अतः कुटीर उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग है जो विद्यार्थी उपभोक्ताओं की वस्तुओं को बनाता है, अत्यधिक संख्या को रोजगार देता है। मान लें कि 100 को हमको टोकरी बनाना है तो इसमें 20-30 लोगों की जरूरत रहेगी, लेकिन मशीन से बनाएंगे तो 1-2 आदमी काम कर देगा, अर्थात ज्यादा लोगों को रोजगार में फंसाता है। तीसरा, राष्ट्रीय आय का अत्यधिक समान वितरण सुनिश्चित करता है। कहता राष्ट्रीय आय है जो प्राप्ति कहां से होती है, आपकी इनकम को तो राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है ना। तो कहता है कि राष्ट्रीय आय को ज्यादा लोगों में वितरित करता है, क्योंकि ज्यादा लोगों ने कमा कर दिया है, सब मेहनत किया। मान कि अगर 10 लोग मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें तो 10 का अधिकार है ना, वो खुद ही मांग करेगा, क्योंकि मेहनत करने के बाद उसकी मजदूरी खोजेगा। तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया में लघु उद्योगों ने सिद्ध किया कि वे बहुत तरीके से फायदेमंद होते हैं। सामाजिक, आर्थिक तक संबंधी मुद्दों का समाधान इन्हीं उद्योगों से होता है। इसके ठीक कार्यकरण पर तीव्र आर्थिक विकास निर्भर करता है। सामाजिक आर्थिक प्रगति और संतुलन के कहता है कि यहाँ सामाजिक आर्थिक प्रगति और संतुलन क्षेत्र विकास के लिए एक शक्तिशाली औजार है। कहता है जो कुटीर उद्योग क्या है हमारे देश में समाजों के विकास के लिए, कहता सामाजिक आर्थिक प्रगति, संतुलन और क्षेत्रवार विकास के लिए, यानी इससे क्या है, समाज का विकास है, आपकी आर्थिक प्रगति है, पैसे की प्राप्ति होगी। तीसरी बात संतुलन क्षेत्रवार, सभी क्षेत्रों में रोजगार पूरा हो तो बैलेंसिंग बना हुआ रहेगा। और कहता है कि एक शक्तिशाली औजार के रूप में काम करेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उद्योग की प्रगति बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को बढ़ाती है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या रहेगा कि बड़े से ज्यादा संख्या में लोगों को क्या करती है, रोजगार प्रदान करती है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। इसको प्रारंभ करने में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसको प्रारंभ करने के लिए क्या होता है, बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसके फैलाव पर ध्यान देते हैं, जबकि औद्योगिकरण में उत्पादन शक्ति केवल कुछ हाथों में ही रहती है। कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रभाव को रोकता है। तथा साथ में कुटीर उद्योग में अगर आप व्यस्त हैं, आपका गांव परिवेश व्यस्त है, तो कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी जनसंख्या जो शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, शहर में भीड़ बढ़ा रही है, उसके फैलाती प्रसार को क्या करेगा, रोकेगा। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के विकास के पूर्व भारतीय निर्मित वस्तुओं का विश्वव्यापी बाजार था। कहता कि विद्यार्थी आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के पहले भारत में जो सामान बनते थे ये विश्व के बाजारों में मांगी इसकी रहती थी, और इसको विद्यार्थी कहीं ना कहीं उससे सामान खरीदते थे। भारतीय मलमल, छींट, सूती वस्त्रों की मांग पूरे विश्व में होती थी। भारत का मलमल, यहाँ की छींट डिजाइन वाले कपड़े, और कहता कि सूती वस्त्रों की मांग पूरे विश्व में रहती थी। भारतीय उद्योग न केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए माल उपलब्ध कराते थे, बल्कि वे निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी करते थे। सोचे विद्यार्थी, हम अपने देश के लोगों को रोजगार के मतलब उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति नहीं करते थे, बल्कि ज्यादा समान मात्रा में उत्पादन हो जाने पर हम इसका क्या करते थे, व्यापार भी करते थे, जो निर्यात के रूप में था। भारत से निर्यात के मुख्य वस्तुओं में रुई थी, यहाँ से हम कोची बेचते थे, सिल्क था, शीट था, रंगारंग बर्तन एवं ऊनी कपड़े शामिल थे। हम लोग विदेश बेचते थे या दूसरे देश से बेचते थे। ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग भारत के हाथों से बनी हुई वस्तुओं का ज्यादा तरजीह देते थे। अच्छा, ब्रिटेन को विद्यार्थी ब्रिटेन ही हम पर शासन करता था, और ब्रिटेन के लोग हमारे देश से बने हुए हाथ से बनाए गए कपड़ों को महंगे दाम पर खरीदता था।
और खरीदता ही नहीं था, उसको इज्जत भी करता था सामान अपने देश के सामान, और भारत से बन के आया है, ये ज्यादा टिकाऊ है, विश्वसनीय है। यानी उसका मतलब सम्मान करता था। हाथों से बने महीन धागों के कपड़े, तस्सर सिल्क, बनारसी बालू चेरी साड़ियां, बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियां, मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की मांग ब्रिटेन के उच्च वर्गों में अधिक होती थी। कतई सब सामान हमारे देश में बनते थे, कोई मशीन द्वारा नहीं बनते थे, हाथों द्वारा बनते थे। लेकिन इसके लंदन के लोग, ब्रिटेन के लोग इसको खरीदने में बहुत तहरीक देते थे कि ऐसी बुनाई क्या मशीन से हो सकती है जो हाथों से बनाई जाती करता है भारतीय लोग। मशीनों द्वारा इसकी नकल नहीं की जा सकती है, कोई मशीन इसका नकल नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है। विशेष बात तो यह थी कि इस पर अकाल और बेरोजगारी का भी असर नहीं होता था। और अकाल का बेरोजगारी का असर क्यों नहीं होता था? क्योंकि अकाल पड़ा, मशीन बंद हो जाएगा, बेरोजगारी हुई तो विद्यार्थी मजदूर काम छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन ये जो सामान बने किसी के घर में ही बन रहे हैं, जो उसी घर में हैं, कहां से बेअसर होंगे? अतः क्योंकि यह महंगी होती थी और सिर्फ उन वर्ग के द्वारा ही विदेशों में उपयोग में लाई जाती थी। कहता के बाद उच्च वर्ग, क्योंकि ये महंगी होती थी, अतः संसार में हमेशा अमीर लोग भी मौजूद हैं और वो अमीर लोग लंदन में थे और कहते कि सब गरीब पहन नहीं सकता, अर्थात ये ब्रांडेड बन गई थी। बदले में यहाँ से व्यापार वहां होते रहता था। अंग्रेजों के साथ राजनीतिक संबंध कायम होने और औद्योगिकरण के कारण भारत का कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। तथा अंग्रेज हमारे देश में अपना राजनीतिक प्रभाव अपना स्थापित किए। नतीजा हमारे यहाँ स्थापित करके हमारे उद्योगों को उधर से जाने, हमारा जो व्यापार लंदन के साथ होता था उस पर बहुत सारे बंदिश लगा दिया। जो लोग व्यापारी जाते थे उनको पर बड़े सारे हस्तक्षेप और नियम कानून के साथ टैक्स उसके साथ रोक दिया। अतः धीरे धीरे हमारे इन हस्त और कुटीर उद्योग शिल्पों उद्योग को क्या दिया गया, नुकसान पहुंचाया गया और धीरे धीरे बंद होते गए, मंद पड़ते गए। क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में विदेशी निर्मित वस्तुओं का आयात करना था और इसको आयात करने के लिए वहाँ के उद्योग को पहले बंद करना पड़ेगा। जो आज हम दुनिया को कपड़े पहनाते थे, दुनिया को कपड़े बेचते थे, दुनिया को अच्छे सामान बेचते थे, आज हमसे हमारा बनाने का पेशा छीन लिया जाएगा। और नतीजा ऐसा क्यों किया जाएगा? वो जरूरत हमारी भी है, कपड़े बनाकर हम भी पहनते थे, अतः वो कपड़े अब हमको दिए जाएंगे, वो अपने देश में बना हुआ कपड़ा हमें बेचेगा। और वो सारा जितना भारत में कपास उपास होता था सब खरीद के चल जाता था। यहाँ से विद्यार्थी, यहाँ के हस्तकला वाले लोगों को कपड़े जाती कपास उपास नहीं मिलते थे, धागा कहाँ से बनाएंगे, कपड़े कैसे बुनाई होंगे? क्योंकि पहले ही सबको जो जो कपास उपास उपजाता था उसको पैसे देकर खरीद लिए जाते थे और वो उसी को बेचेगा, आपको नहीं बेचेगा। और उसकी लगान टैक्स इतने सख्त कानून होते थे तो आपको मिलेगा ही नहीं, और नहीं मिलेगा नतीजा आप बनाएंगे नहीं, आपका कुटीर उद्योग मारा जाएगा। आयात एवं भारत से कच्चा माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना था। देखो बोला ना, भारत से सब सामान कच्चा माल मंगा लो। जैसे में जो भी है सूती वस्त्र बनाने के लिए कपास की जरूरत होती है, सारे कपास जूट के बोरे से बनाने के लिए जूट सबको खरीद लो, कच्चा माल मंगा लो, एकदम सस्ते कीमत पर बिकते थे। और बदले में जूट का बोरा बना के लेके जाओ, कपड़े बना के ले जाओ, धागे बना के लेके जाओ, उसी देश में उसी को बेचो जो बेचा अभी, और ये महंगे बेचता था। इस प्रकार विद्यार्थी, इसलिए ग्रामीण उद्योग पर कोई ध्यान नहीं देगा। फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन के समय खादी वस्त्रों की मांग, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, दो विश्व युद्धों के बीच कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग में वृद्धि और कारखानों के साथ कुटीर उद्योग को भी क्षेत्रीय जगहों पर उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। कहता विद्यार्थी, जब विश्व युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध में कारखाना कौन चलाएगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा, मजदूर तो सब जगह तरह तबाह थे। इस कंडीशन में कुटीर उद्योग को फिर से बढ़ावा मिला और मुख्य रूप से कपड़े उपड़े के लिए तो जरूर। कहता है विद्यार्थी कारखानों में, कुटीर उद्योग में कहता है उत्पादित वस्तुओं की मांग में क्या हुई, वृद्धि हुई और जहाँ क्षेत्रीय जो उद्योग हमारे बंद हो रहे थे वो उद्योग क्या होते रहे, फलते फूलते गए। कहता कि सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुटीर उद्योग की उपयोगिता को फिर से बढ़ावा दिया गया और उसके विकास में भारत सरकार की नीतियों में परिवर्तन हुए। 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने कमजोरियों को, कमियों को समझा
और कमियों को समझते हुए विद्यार्थी 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को औद्योगिक नीति के द्वारा हमने लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया और इसके बाद सन 1952-53 में 5 बोर्ड बनाए गए जो हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल की जटा, ग्रामीण उद्योग हेतु थे। कहते हैं सब पर ध्यान दिए गए। सन 1956 से 1956 तक एवं 1977 ईस्वी की औद्योगिक नीति ने इसके प्रोत्साहन की बात कही। आगे चलकर 23 जुलाई 1980 ईस्वी को औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों की बात कही गई एवं लघु उद्योगों की सीमा भी बढ़ाई गई। कहता विद्यार्थी फिर से रिपीट करते हैं, 23 जुलाई 1980 ईस्वी को औद्योगिक नीति घोषणा पत्र द्वारा कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया गया और साथ साथ में लघु उद्योगों की सीमा को भी निर्धारित किया गया। इस तरह हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने जहां एक तरफ कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया, दूसरी तरफ औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाने लगी। अब रसायन एवं बिजली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होने लगा तथा विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक एवं स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की औद्योगिक नीति ने जिस तरह औपनिवेशिक शोषण की शुरुआत की, कहता विद्यार्थी 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के औद्योगिक नीति ने न जिस तरह औपनिवेशिक शोषण की शुरुआत की, भारत में राष्ट्रवाद की नींव उसका प्रतिफल था। भारत में राष्ट्रवाद की नींव उसका क्या था? प्रतिफल था। यही कारण है कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो राष्ट्रवादियों के साथ अहमदाबाद एवं खेड़ा मील के मजदूरों ने उनका साथ दिया। कहता विद्यार्थी ब्रिटेन किसी न किसी रूप में क्या था? आपका विद्यार्थी भारत में अपना उपनिवेशिक स्थापित कर चुका था, इसीलिए भारत के उपनिवेशों या उद्योगों को किसी न किसी तरह से क्या करता था, मतलब नुकसान पहुंचाता था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था इस आंदोलन के दौरान, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया था और कुटीर उद्योगों को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास किए थे। यानी छोटे छोटे उद्योग को फिर से उन्होंने क्या किया था? बढ़ावा दिया था। पूरे भारत के मिलों में काम करने वाले मजदूरों ने भारत छोड़ो आंदोलन में उनका साथ दिया। अतः औद्योगिकरण ने जिसकी शुरुआत एक आर्थिक प्रक्रिया के तहत हुई थी, कहता कि हमने आर्थिक सुधार के लिए किया था। भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन की मांग प्रशस्त किया, यानी इसका रास्ता खोला। कहता हमने इसकी शुरुआत की तो थोड़ा सा आर्थिक सुधार हो जाए, लेकिन यही सुधार ने विद्यार्थी हमें राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को आगे लाकर हमारे देश के कहीं न कहीं स्वतंत्रता की ओर एक मार्ग प्रशस्त किया। सन 1950 के बाद संपूर्ण विश्व में अग्रणी औद्योगिक शक्ति समझाना, कहता कि सन 1950 ईस्वी के बाद संपूर्ण विश्व में अग्रणी औद्योगिक शक्ति समझा जाने वाला ब्रिटेन अपने प्रथम स्थान से वंचित हो गया। अमेरिका एवं जर्मनी जैसे देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से ब्रिटेन से काफी आगे निकल गए, क्योंकि इंग्लैंड था जो सब पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लेता, जहां से उसका शासन छीना गया। उन देशों को किसी न किसी रूप से मशीन उनको प्रोवाइड नहीं करता था। अतः विद्यार्थी उसके ऑप्शनल तलाश कर विद्यार्थी हम लोग अमेरिका, जर्मनी या दूसरे देशों से जो बेचना चाहता है उससे खरीदने लगे। नतीजा हमारा देश क्या होने लगा? धीरे धीरे सफल होने लगा। इस प्रकार धन्यवाद। आपका एक पार्ट समाप्त हुआ और विशेष इसके ऑब्जेक्टिव की चर्चा हम अगले वीडियो के साथ करेंगे। धन्यवाद।